हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मानव जनन। सो आज के सेशन में हम इसके एनसीईआरटी ऑडियो बुक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजनक या जरायु प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, जिसके कारण युग्मनज का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोरोप्टी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, भ्रूणीय परिवर्धन और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए, एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना लगभग 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। 2.1 पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र के श्रोणि क्षेत्र में अवस्थित होते हैं। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल होती है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश के तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होते हैं, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होते हैं। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढके होते हैं। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडली शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिन्हें नरजन्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नरजन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती है। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है, और यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण तथा शुक्रवाहक होते हैं। वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। ये शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होता है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर आ जाती है और मूत्राशय की ऊपरी ओर लूप बनाती है। इनमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलती है, और यह नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यूरेथ्रल मीट्स कहते हैं। शिश्न की बाहरी जननेंद्रिय विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो शिश्न के उद्घर्षण या उद्घर्षण में सहायता कर वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धन भाग शिश्न मुंड ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रज छद्म फोर स्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय ग्रंथि तथा एक जुड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल है, और एक प्रोस्टेट ग्रंथि भी। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन प्रदान करने में भी सहायक होता है। 2.2 स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, एक बाह्य जननेंद्रिय और शामिल होते हैं, जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, निषेचन, सगर्भता, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों और एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीटिका से जुड़ा होता है। यह पीटिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय अवलकुट और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होती है। अंडवाहिनियां गर्भाशय तथा योनि से मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक डिंब वाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुल सदृश प्रक्षेप होते हैं, जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौथे भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी
योनि का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्तमस में एक संकीर्ण पथ या इस्तमस में एक संकरी अवकाशी का ल्यूमन होता है जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है, इसे वुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपति जैसा होता है। ये श्रोणी भित्ति में स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवानाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल जो योनि के साथ मिलकर जन्म बर्थ कैनाल की रचना करता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली भित्ति झिल्ली में स्तर की पैरामेट्रियम मध्य जो होती है वो चिकनी पेशीय स्तर होती है। गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथिल होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है जबकि गर्भाशय पेशी स्तरों में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्यनेत्र के अंतर्गत जघन मॉन्स प्यूबिस और लेबिया मोजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस होते हैं। जघन वसा में ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से घटी होती है। बृहद बगोष्ठ ऊतकों का मांसल वर्ण फोल्ड है जो जघन से नीचे तक फैला रहता है और योनि द्वार को घेरे रहता है। लघु बगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन है और यह बृहद बगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली जिसे योनि छद्म कहते हैं के द्वारा आंशिक रूप से ढका होता है। शेप एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद बगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनि छद्म प्राय पहले मैथुन के दौरान फट जाती है, हालांकि आवरण कभी कभी तेज धक्का या अचानक हिलने से भी हो जाता है। इसके अलावा योनि टैम्पॉन को घुसड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेलकूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट जाती है। कुछ औरतों का योनि संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनि छद्म को होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मातृ स्तनधारियों का विलक्षण है। स्तन ग्रंथियां युग्म संरचना है जिसमें ग्रंथि लूतक और विभिन्न मात्रा में वसा में होते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि लूतक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो कूपिकाओं की गुहिकाओं में एकत्रित होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है। प्रत्येक वाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। युग्मक जनन प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नरजन्म कोशिकाएं शुक्रजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्रजनक नलिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती है। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणुजनों के समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। इन प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए 2 समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु पशु पैदा करते हैं। शुक्राणु पशु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणु पशु रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से मोचित होते हैं इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। शुक्रजनन नलिका प्रक्रिया किशोरावस्था में होने लगती है क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि ये एक अधश्चेतक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है तथा 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पीत पिंडकल LH और FSH के स्रावन को उद्दीपित करता है। LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजन एड्रोजन के संश्लेषण और स्रावन को उद्दीपित करता है। इस बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करती है और FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रावन को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए अब हम शुक्राणु की संरचना की जाँच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष ग्रीवा और एक मध्य खंड और एक पूंछ की बनी होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया को आवृत किए होती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत अगुणित केंद्रक होता है और इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। यह अग्रपिंडक उन प्रकिण्वों से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं होती हैं जो पूंछ को गति प्रदान के लिए ऊर्जा प्रदान करती है जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन की क्रिया के दौरान 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनसे कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशील प्रदर्शित करते हैं।
तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्रजन नलिकाओं से मोचे शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का भी स्रावण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य बनाते हैं और पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन बनाए रखता है, यानी कि एंड्रोजन। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्तन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी कि अंडजननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित हो जाती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण, उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था फर्स्ट में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध हो जाती है। इन्हें प्राथमिक अंडक कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं की परत से आवृत होती हैं और इन्हें प्राथमिक पुटक कहा जाता है। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता है, इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 तक प्राथमिक पुटक ही शेष रह जाते हैं। ये प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावरक स्तर से घिर जाते हैं। इसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। यह द्वितीयक पुटक जल्द से एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को गह्वर कहते हैं। ये इसका एक विशिष्ट लक्षण है। जो प्रावरक स्तर होता है, अंतर प्रावरक जो थीका लेयर होता है वो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय ध्यान देना और इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप वृहद अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित रखता है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है? क्या इसमें ह्रास होता है? वर्तमान में इसके बारे में सुनिश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफिक पुटक में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण या जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या आप शुक्रजनन और अंडजनन के बीच प्रमुख अंतरों को बता सकते हैं? क्या आप शुक्रजनन और अंडजनन के बारे में नीचे एक आरेख की प्रस्तुति दी गई है, चित्र देखें। 2.4 आर्तक चक्र। मादा प्राइमेटों में होने वाले मादा जनन चक्रों को आर्तक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौनारंभ से शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में आर्तक चक्र 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है, इसलिए रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को आर्तक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आर्तक चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है या अंडोत्सर्ग होता है। आर्तक चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 2.9 में दर्शाया गया है। आर्तक चक्र की शुरुआत आर्तव अवस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय के अंतस्तर परत और उसकी रक्तवाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण कर लेता है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो, तो रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आर्त प्रावस्था के बाद पुटिकीय प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर प्राथमिक पुटक में वृद्धि हो जाती है और यह एक पूर्ण ग्राफिक पुटक बन जाता है। इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन के द्वारा गर्भाशय अंतस्तर पुनः पैदा हो जाती है और अंडाशय और गर्भाशय के परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन की मात्रा के स्तरों में बदलाव से प्रेरित होता है। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन का स्रवण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्तन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रवण को उद्दीप्त करता है। एलएच तथा एफएसएच दोनों ही आर्तक चक्र के मध्य में अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान एलएच का तीव्र स्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे एलएच सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफिक पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित होता है, यानी अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था, जिसके दौरान ग्राफिक पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड का रूप धारण कर लेता है। यह पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय के अंतस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण का तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आर्तक चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है, इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता तो पीत पिंड में ह्रास होता है और यह अंतस्तर का विखंडन करता है, जैसे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाए, यानी महवारी पूर्ण होती है। स्त्री में यह आर्तक चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था को चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। निषेचन एवं अंतरोपण। स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र
स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है यानी विरेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः डिंब वाहिनी नली तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इस बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाता है जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय पर तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाए। यही कारण है कि जिससे कि सभी संभोग प्रक्रिया निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच सकती है। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार ये सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्रपिंडक का स्रावण शुक्राणु के पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। ये द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्र के साथ संलयन होता है जिससे द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित होता है। आइए हम देखते हैं कि यह कैसे होता है। जैसे कि आप जानते हैं स्त्री में गुणसूत्र का रूप XX होता है तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होंगे जबकि पुरुषों में X तथा Y होंगे। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र और 50% में Y लिंग गुणसूत्र होंगे। इसलिए पुरुष एवं स्त्री दोनों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY स्थिति की संभावना होगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में से कौन सा अंडाणु का निषेचन करेगा। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक लड़की के रूप में जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज शिशु या लड़के के रूप में विकसित होगा। आप इन गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 4 में सीख सकेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से कहना सत्य नहीं कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके माता द्वारा होता है, न कि उसके पिता द्वारा होता है, ना कि माता द्वारा। समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब होती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और तब यह 2, 4, 6, 8 संतति कोशिकाओं जिसे कोरक खंड कहते हैं की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को तुतक या मोरूला कहते हैं। ये तुतक लगातार विभाजित होता रहता है। जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुटी के रूप में परिवर्तित होता रहता है। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो कोश कोरक से जुड़े रहते हैं उन्हें अंतरकोशिकीय समूह कहते हैं। अब कोश कोरक स्तर गर्भाशय अंतस्तर से संलग्न हो जाते हैं और अंतर कोशिकीय समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती है और कोरक पुटी को आवृत कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतस्तर में अंतस्थापित हो जाती है। इसे अंतरोपण कहते हैं और बाद में सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात कोश कोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें जरायु अंकुरक कोरियोनिक पिलाई कहते हैं। जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरंगुली युक्त हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं जिन्हें अपरा कहते हैं। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करती है और उनके अनेक हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा, लैक्टोजन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होंगे। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन हो तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिकीय समूह एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाती है। इस बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा के बीच जल्द ही मध्य जनन स्तर मेसोडर्म प्रकट होती है। ये तीनों स्तरें वयस्कों में सभी ऊतकीय अंगों का निर्माण करती है। यहाँ तक कि उल्लेख करना आवश्यक है कि अंतराकोशिकीय समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं समाहित रहती है जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों और ऊतकों को उत्पन्न कर सके। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथी, बिल्ली में यह अवधि कितने महीनों की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है और एक बढ़ते भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को सुना जा सकता
ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह के अंत तक पहली सभी प्रमुख अंगतंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग जाना सामान्य देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक यानी कि दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। 2.7 प्रसव और दुग्ध स्रवण। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावन को उद्दीपित करते हैं। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्रतर होता रहता है। इससे शिशु मां के गर्भाशय जनन नाल द्वारा बाहर आ जाते हैं, यानी प्रसव हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद अपरा गर्भाशय से बाहर निकल जाती है। क्या आप सोचते हैं कि डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है? स्त्री की स्तन ग्रंथियों के में सर्वगता के कारण दौरान कोई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। यह मां को अपने नवजात शिशु के आहार पूर्ति कराने में मदद कर देता है। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की डॉक्टर सलाह देते हैं। चैप्टर इज कंप्लीट। समरी रीड करते हैं। मानव लैंगिक रूप से जननकाल करने वाला एक सजीव प्रजक या जरायुज है। एक पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय शामिल है। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। इन्हें वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 उच्च कुंडे शुक्रजनक नलिकाएं होती है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी सतह शुक्रजनों और सटोली कोशिकाओं से स्तरित होता है। शुक्राणुजनों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि सटोली कोशिकाएं विभाजित होने वाली जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनन नलिकाओं के बाहरी लीडिंग कोशिकाएं वृषण हार्मोन का संश्लेषण और स्रावन करती है। पुरुष के बाहरी जननेंद्रिय को शिश्न कहा जाता है। स्त्री जनन के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बाह्य जननेंद्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथि आती है। अंडाशय से मादा युग्मक तथा कुछ स्टेरॉइड हार्मोन पैदा होते हैं। अंडाशय फूटक अपने परिवर्धन के विभिन्न चरणों में पीटिका में अंतःस्थापित होते हैं। अंडवाहिनी गर्भाशय और योनि स्त्री की सहायक जनन नलिकाएं हैं। गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर होती है, जिन्हें परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर और अंतःगर्भाशय स्तर कहते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंदर जगनशील, बृहद बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ, योनिच्छेद और बक्षेप शामिल है। स्त्री की स्तन ग्रंथियां उसकी एक गौण लैंगिक अभिलक्षण है। शुक्राणु जनन के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है, जो पुरुष की लिंग सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित किए जाते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में एक शीर्ष ग्रीवा मध्यखंड और एक पूंछ होती है। एक परिपक्व स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। मादा प्राइमेटों के जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। आर्तव चक्र की शुरुआत स्त्री के लैंगिक रूप से परिपक्व होने पर हुई होती है। प्रति आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान केवल एक अंडाणु मोचित होता है। आर्तव चक्र के दौरान अंडाशय तथा गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोनों के स्तर में बदलाव से प्रेरित होता है। मैथुन के अंत में शुक्राणु योनि से स्वयं संकीर्ण पथ तथा तुम्बिका की ओर वाहित हो जाते हैं। यहाँ शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है और उसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। शुक्राणु में मौजूद X तथा Y गुणसूत्र के कारण भ्रूण का लिंग निर्धारित होता है। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कोरकपुटी का निर्माण होता है। यह कोरकपुटी गर्भाशय की भित्ति में अंतरोपित होती है, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। 9 महीने तक की गर्भधारण के पश्चात गर्भ पूर्ण रूप से विकसित और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है, जिसमें कार्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन शामिल है। सगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और शिशु जन्म के बाद इसके दुग्ध स्रावन होता है। जन्म के बाद प्रारंभ के कुछ माह तक माता द्वारा नवजात शिशु को दुग्धपान कराया जाता है। चैप्टर इज कंप्लीट। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।